हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं एनएलएम फ्रिक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक आपके सामने, जहां हम डिस्कस करेंगे सूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और पिछले लेटेस्ट ईयर्स के जो अच्छे पीवाईक्यूज आए हैं जेईई मेंस के, वो भी हम इस सेशन में कवर कर रहे होंगे। लास्ट में एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आप लोगों की एडवांस प्रैक्टिस के लिए। बच्चों, इस सेशन को पूरा देखिएगा, कंप्लीट लर्निंग के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस सेशन के नोट्स के लिए, और फिर आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सूडो फोर्स पे बात करते हैं। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो आइए बच्चों, जल्दी से डिस्कस कर लें। देखो, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर आपका ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन बेटा जीरो पे है, एक्सीलरेशन जीरो मतलब आइदर वो रेस्ट पे हो बेटा, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, ऐसे ऑब्जर्वर को बेटा हम कहते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चे, तो इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब क्या? जो एक्सीलरेशन जीरो है, जिसका रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा सर, अगर एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर हुआ, किसी ऑब्जर्वर है जो खुद एक्सीलरेट हो रहा है, सपोज आप ट्रेन में बैठ के बाहर देख रहे हो, ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है, यहाँ पे लिफ्ट में बैठ के बाहर की दुनिया देख रहे हो, लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है, तो इसे आप कहते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? अब ध्यान से सुनना, न्यूटन के जो लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से थोड़े से ना गड़बड़ा जाते हैं। तो न्यूटन के लॉ सही अप्लाई करने के लिए, न्यूटन के लॉ को यूज करने के लिए फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। वो मॉडिफिकेशन क्या होता है? हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा फोर्स कहलाता है सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये सूडो है, ये फेक है, ये हकीकत में नहीं एग्जिस्ट करता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो सिर्फ तब लगाते हैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स दैट अपीयर्स व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो एक एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटन के लॉ यहाँ पे फेल हो जाते हैं, डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये कोई फिजिकल इंटरेक्शन के कारण नहीं है, और ये सिर्फ तब लगाते हैं जब हम न्यूटन के लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। चलिए, इन सब बातों का मतलब बता दीजिए। देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि आपका न्यूटन का लॉ कैसे फेल हो गया। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन का एक्सीलरेशन दिया है, बाहर बेटा आपका पेड़ है जो रेस्ट पे है। ठीक है, याद है जब हम छोटे थे, पहली बार ट्रेन में बैठे थे, तो हम हमेशा घर पे वालों को कहते थे कि देखो पेड़ पीछे जा रहा है। तो वही कुछ सिनारियो है, ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ पे ट्री का एफबीडी बनाऊं, तो ट्री का एफबीडी क्या बोल रहा है? mg नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। एम आई राइट बच्चों? सही। तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और कोई फोर्स नहीं। हवा का फोर्स अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे, हवा नहीं है मान के चलिए, तो नॉर्मल और mg। अब आप जब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑब्जर्व करोगे, ट्रेन में बैठ के देखोगे, ट्रेन आपका ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो पेड़ किधर जाता हुआ दिखेगा बताइए? तो पेड़ आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। अब आप क्या बोलोगे कि सर देखो तो पेड़ कैसा है? पेड़ पीछे जा रहा है। तो पेड़ पीछे जा रहा है तो पेड़ का एक्सीलरेशन पीछे है, ट्रेन आगे जा रही है तो आपके रिस्पेक्ट में पेड़ पीछे जा रहा है, तो एक्सीलरेशन पीछे है, तो पीछे भैया कोई फोर्स होना चाहिए ना, तभी तो न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड होगा। क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स होना चाहिए तभी तो एक्सीलरेशन कहोगे। लेकिन एफबीडी से आप देख पा रहे हो कि फोर्स कोई भी नहीं है, लेकिन पीछे जाता हुआ दिख रहा है। तो विदाउट फोर्स पीछे की तरफ एक्सीलरेशन आ गया, तो इसीलिए न्यूटन का लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई।
अब इसे गड़बड़ी को सही कैसे करेंगे? सूडो फोर्स लगा के। सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका? ऑफ बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। जिस बॉडी का आप एफबीडी बना रहे हैं उस बॉडी का ये मास है। एक्सेलरेशन किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, जिसका एफबीडी बना रहे हो उसका मास, और एक्सेलरेशन जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन देखिए, देखिए यहाँ पे वेक्टर में अगर बनाए तो फोर्स एक्सेलरेशन वेक्टर के अपोजिट लगता है। सूडो फोर्स अपोजिट लगता है टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है सर? सर जल्दी से समझा दो। देखो, जो ट्रेन है वो ट्रेन आगे की तरफ जा रही थी, यस, तो जो ट्री पे आप सूडो फोर्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे बताइए? तो ट्रेन आगे जा रही है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो उसका रिवर्स, उसके उल्टे डायरेक्शन में सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा। पहली चीज, मास हम लेंगे पेड़ का, मास इनटू एक्सेलरेशन हम लेंगे ट्रेन का। ठीक है, अब ये इसका एफबीडी हो गया, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, और पीछे की तरफ एक फोर्स आ गया। अब जब आप इसे देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो आप क्या कहोगे? तो हम कहेंगे सर कि इस पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स था सर, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, और बच्चे को पेड़ किधर जाता हुआ दिख रहा है? पीछे की तरफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए जरा, पीछे फोर्स भी है, पीछे एक्सेलरेशन भी है, तो सूडो फोर्स लगाने से न्यूटन का लॉ सही बैठ गया, F इक्वल टू ma आप अब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया सूडो फोर्स का कंसेप्ट। आइए अब अलग अलग केसेस हम इस पे बात करते हैं। सोचो एक्सेलरेटिंग बस है, आप बस में बैठे हैं और अचानक से बस एक्सेलरेट होती है, तो आप बताइए आप पे सूडो फोर्स किसे लगेगा? पीछे की तरफ। यस, सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो बस जब अचानक से चलती है तो आप पे पीछे की तरफ एक पीछे की तरफ फोर्स आपको एक्सपीरियंस होता है, वो यहाँ पे सूडो फोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू बस देखने पे। चलिए फिर आगे बात करते हैं लिफ्ट एक्सेलरेटिंग। जब आप लिफ्ट में है सोचो, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो बताइए इस बॉडी पे किधर लगेगा सूडो फोर्स? तो आपका ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, लिफ्ट जो है, बॉक्स जो है जिसमें आप बैठे हो वो ऊपर जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, देखिए एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, जब आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम सूडो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यस, सूडो फोर्स अप्लाई तब करते हैं जब हम किसी एक्सिलरेटिंग ऑब्जर्वर से देख रहे हैं। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिख रहा हूं, तभी सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा। यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इससे ना इफेक्टिव वेट देखो इंक्रीज हो जाता है, इसका एक सवाल करेंगे, पीवाईक्यू में आए। अब आपका वेज एक्सिलरेटिंग है, सपोज आप एक वेज पे हैं, ब्लॉक आपने एक वेज पे रखा है और वेज खुद एक्सिलरेट हो रहा है, तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स किधर लगाएंगे? विथ रिस्पेक्ट टू वेज देखने पे। विथ रिस्पेक्ट टू वेज जब देखेंगे तो वेज आगे जा रहा है तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। टर्निंग कार। अब मान लीजिए कार में आप बैठे हैं और कार टर्न हो रही है। यस, ये कार है, कार में आप बैठे हैं और कार ऐसे टर्न हो रही है, तो कार का एक्सेलरेशन देखिए, सर्कल में एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू कार एफबीडी बनाऊंगा, फोर्स देखूंगा, तो सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ अवे फ्रॉम सेंटर, जिसको हम सर्कुलर मोशन में जाके पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से सवालों के थ्रू जानते हैं सूडो फोर्स की आगे की कहानी। चलिए अब देखिए एक सिंपल सा सवाल है, एक बॉक्स में बैठे हो आप, बॉक्स आगे जा रहा है, स्ट्रिंग से एक मास कनेक्टेड था, ग्रेविटी नीचे थी। अब देखिए आपने बॉक्स को आगे लेके गए तो जो रस्सी वाला पार्टिकल था उसको पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा, तो पीछे की तरफ विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स ऐसे इंक्लाइन हो गया एंगल थीटा पे। अब पूछा है फाइंड एंगल थीटा।
फाइंड एंगल थीटा व्हेन स्मॉल m इज इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में, बॉक्स इज एक्सिलरेटिंग एज शोन। तो फटाफट से इसका एफबीडी बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ठीक है। तो एफबीडी क्या बनेगा बेटा, mg नीचे और टेंशन इस तरफ स्ट्रिंग का, और वर्टिकल से एंगल थीटा है। अब ध्यान से सुनिए, बॉक्स कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल से देख रहे हो तो सूडो फोर्स लगेगा। तो बॉक्स, लिफ्ट, वेज पे डब्बा रखा है, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, ऐसे सब सवालों में विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स ही देखना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ही देखना चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स देखेंगे, अगर बॉक्स खुद एक्सिलरेटिंग है, नॉन इनर्शियल है, तो सूडो फोर्स लगाएंगे, सूडो फोर्स लगेगा एक्सिलरेशन के अपोजिट, एक्सिलरेशन आगे है तो सूडो फोर्स आपका पीछे की तरफ होगा। अब बारी है इसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड कितना है, मास इनटू एक्सिलरेशन, मास किसका, इस पार्टिकल का, एक्सिलरेशन किसका, बॉक्स का। तो ये आपका एफबीडी कंप्लीट होता है। बोला है इक्विलिब्रियम, तो कंपोनेंट लेंगे, बैलेंस करेंगे, दैट्स इट। ऊपर आ गया आपका टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा, इस तरफ एम ए और नीचे एम जी। चलिए बैलेंस करिए, टी साइन थीटा आपके सामने है एम ए, टी कॉस थीटा आपके सामने है एम जी। थीटा आपसे पूछ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा आ जाएगा आपके पास ए बाय जी, तो थीटा है टेन इनवर्स ए बाय जी। समझ गए बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये काफी बार रिपीट होगा। अभी एक और सवाल करेंगे हम, पीवाईक्यू में भी आया है जहां पे ये रिपीट होने वाला है, ध्यान से करिएगा। और अगर कोई पूछे सर टेंशन बताओ, तो यहाँ पे टेंशन कैसे बताते हैं, स्क्वायर और ऐड कर दो दोनों को, स्क्वायर और ऐड करोगे तो देखिए टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। क्यों सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, तो बस यही बचा। तो टेंशन आ जाएगा अंडर रूट एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। इस तरीके से आप टेंशन और एंगल बता सकते थे। अगला सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, मान लीजिए एक लिफ्ट में एटवुड मशीन मैंने लगा दी, एक तरफ मास मैंने रख दिया 2 किलो, एक तरफ मास मैंने रख दिया 4 किलो। लिफ्ट को ऊपर लेके चलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताइए, सबसे पहला सवाल। फिर आपसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए। अब देखिए ये एक थोड़ा सा सवाल है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ट्रिकी है थोड़ा सवाल। आइए इस सवाल को पूरा कराते हैं। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात हो रही है तो जल्दी से लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इन दोनों ब्लॉक के एफबीडी की बात कर लेते हैं। 2 kg पे mg नीचे है बेटा और टेंशन ऊपर है, 4 kg पे भी mg नीचे है बच्चे और टेंशन ऊपर है। अब बारी है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, देख रहे हो तो सूडो फोर्स लगेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स नीचे, तो इस पे सूडो फोर्स नीचे और इस पे भी सूडो फोर्स नीचे, है ना, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है तो किसी को भी देखो सूडो फोर्स नीचे ही लगा रहे होंगे। अब सूडो फोर्स कितना, एम ए, मास किसका, जिसका एफबीडी है, तो इसमें m क्या है 2, इसका एफबीडी बना रहे 2 का, और एक्सीलरेशन लिफ्ट का तो इंटू 2, इसमें मास क्या लोगे 4 इंटू एक्सीलरेशन लिफ्ट का 2। समझ गए। अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये भारी डब्बा है नीचे जाता हुआ दिखेगा और ये हल्का डब्बा है ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब बनाते हैं इनकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन देखिए, नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ये 40 और 8, तो 48 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिलेटिव ए क्यों लिखा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये एक्सेलरेशन आएगा। यहां पे टेंशन बड़ा मानोगे, माइनस नीचे कितना हो गया ये 24 इक्वल टू मास इनटू ए रिलेटिव। यस, तो देखिए इनको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6, ए रिलेटिव इज इक्वल टू 48 माइनस 24, ये बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 4 बाय 6 यानी 4 आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। आई बेटा बात समझ में। तो अगर आप ये लिखोगे
एक्सिलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखोगे तो आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, वही आया, ध्यान से देखिए। अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 2 kg ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये जे कैप में है। अब देखिए ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो चुका है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे देखेंगे, तो देखो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 kg रिलेटिव में 4 से जा रहा था, ठीक है, और जिस डब्बे में वो है वो डब्बा भी ऊपर जा रहा था, तो ग्राउंड से देखने पे नेट इन दोनों का एडिशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप आ जाएगा 2 kg का, ठीक है। 4 kg में माइनस हो जाएंगे। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहें तो देखिए बताता हूं, इसे आप कैसे लिखोगे। देखो रिलेटिव एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है जो पहले लिखा हो माइनस जो बाद में लिखा हो, और इस केस में ऑब्जर्वर कौन होता है, जो बाद में लिखा हो, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे देखो बता दो, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, a2 माइनस ए लिफ्ट इज इक्वल टू 4 जे कैप। एक्सीलरेशन ऑफ 2 आ गया 4 जे कैप प्लस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, और लिफ्ट आपको दी थी ऊपर जा रही है 2 से, तो 2 जे कैप, यानी ये आ गया 6 जे कैप। जब आप 4 kg के लिए बात करेंगे तो आप यहाँ पे 4 kg का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस 4 जे कैप लिखते हैं, ठीक है, और फिर सिमिलर ये पूरा काम करते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ये सब आपको देखना है। आइए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अगला सवाल देखिए, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है जो कि एक लिफ्ट में रखा है इस तरीके से, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो बेटा L है, समझ गए। इस पे एक ब्लॉक रखा है m मास का। अब आप यहां पे एक्सीलरेशन नीचे दे रहे हैं लिफ्ट का, और आपसे पूछ रहे हैं स्मूथ जमीन है तो ब्लॉक ऊपर से नीचे कितनी देर में गिर जाएगा। अब देखो ब्लॉक नीचे आ रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इस तरीके से मोशन है, दोनों चल रहे हैं। जब भी दोनों चलेंगे, 2 या 2 से बॉडी चलेगी, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे। क्या रिस्पेक्ट ले लें हम, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एफबीडी क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल इस तरफ, और सूडो फोर्स, लिफ्ट नीचे जा रही है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ, वो आ जाएगा कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इफेक्टिवली देखिए एफबीडी क्या बना, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg माइनस ma। अब आपको बताना था कि इसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन कितना होता है, तो देखो बेटा हमें याद होना चाहिए अलोंग द इंक्लाइन फोर्स होता है mg साइन थीटा। अब बस देखिए g की जगह क्या आ गया, g माइनस है, तो इस तरफ फोर्स आ गया mg माइनस ma इंटू साइन थीटा। आई बेटा बात समझ में। तो एक्सीलरेशन रिलेटिव क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ब्लॉक का, वो आप लिखोगे फोर्स अपॉन मास, और कोई फोर्स है नहीं, m कॉमन ले ले रहा हूं, g माइनस ए साइन थीटा अपॉन मास, ये कट गया, एक्सीलरेशन आ गया g माइनस ए इंटू साइन थीटा। आई बेटा बात समझ में, यस। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो अब अलोंग द इंक्लाइन इनिशियल वेलोसिटी 0, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात हो रही है, एक्सीलरेशन रिलेटिव आपका आ चुका है g माइनस ए साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट या फिर इंक्लाइन की लेंथ आ चुकी है L। तो बस सिंपली ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में आप वैल्यू रख दीजिए बेटा, दैट्स इट। तो टाइम आपका देखिए आ गया रूट में 2L अपॉन g माइनस ए इंटू साइन थीटा। समझ आया बेटा, यस। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसी सवाल में मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं और वेज को या फिर लिफ्ट को या फिर इंक्लाइन को हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा हूं। मान लीजिए इस तरफ लेके जा रहे हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनना आप क्या करेंगे। जब आप सूडो फोर्स लगाओगे तो सूडो फोर्स इस तरफ आएगा, सही बोल रहे हैं हम, ma। तो इसका कंपोनेंट जब आप लोगे तो अलोंग द इंक्लाइन ma cos थीटा आएगा। देखिए इसका कंपोनेंट ma cos थीटा,
और साथ ही साथ mg sin थीटा तो था ही आपके पास, एम आई राइट। तो आपके पास देखिए नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स क्या हो गया है, तो ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा अपॉन मास। तो मास कट गया g sin थीटा प्लस a cos थीटा, दैट्स इट बच्चों। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे जो एक्सेलरेशन था ये बेसिकली क्या है, √2l अपॉन रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखा है। तो यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन ये हो जाएगा, तो टाइम आपको मिलेगा रूट में 2l अपॉन जी साइन थीटा प्लस a cos थीटा। आया बेटा बात समझ में, ध्यान रखेंगे ये। चलिए अब आपको थोड़े से होमवर्क भी दे देते हैं। होमवर्क देखिए आपके पास सेम सवाल है कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा एल लेंथ में। अब केसेस क्या दी हैं, पहला केस लिफ्ट नीचे आ रही है, दूसरा केस लिफ्ट ऊपर जा रही है, तीसरा केस लिफ्ट आगे जा रही है और चौथा केस लिफ्ट पीछे जा रही है। ये चारों केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन निकाल के नीचे आने का टाइम बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना और इस सेशन के नोट्स में भी आपको आंसर मिल सकता है और कमेंट में भी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। इससे एक और कंसेप्ट अब यहाँ पे बता दें, इफेक्टिव जी का कंसेप्ट। इफेक्टिव जी का कंसेप्ट सुनिए अब जरा मेरी बात। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे, इस पार्टिकल का एफबीडी क्या होगा, mg नीचे और सूडो फोर्स नीचे। यस, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आप जब बात करोगे तो यहाँ पे देखिए नेट में कितना फोर्स आ गया, g प्लस a इंटू मास। तो mg की जगह क्या हो गया है, g की जगह g इफेक्टिव आ गया, स्मॉल g प्लस a। तो कोई भी आपकी सिचुएशंस है, कोई भी आपकी कंडीशंस थी जिनमें फॉर्मूले में g आता था, स्मॉल g, उसकी जगह आप g इफेक्टिव आ जाएगा। जैसे एक छोटी सी सवाल, आपने प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया है u स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स एंगल थीटा पे, ठीक है, और बॉक्स उसी टाइम पे एक्सेलरेट करने लग गया। तो आपसे पूछा है चलो रेंज बता दो, चलो मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बता दो, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बता दो। तो आप देखो रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सब में जी क्या, जी आता था, है ना। तो जी की जगह बस जी इफेक्टिव कर देना। जैसे एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखते थे 2u sin थीटा बाई जी, जी की जगह लिख देना जी इफेक्टिव, और टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा आपका मिल जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी प्लस ए। आई बेटा बात समझ में। चलो अगर आपकी लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपका जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, सूडो फोर्स ऊपर आ जाएगा, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए। आया बेटा बात समझ में, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी मूव विथ सेम एक्सेलरेशन। देखिए वेज मूवेबल है, मूवेबल वेज की बात हो रही है, वेज मूवेबल है, और आपको बोला है ब्लॉक और ए सब स्मूथ है, ऑल स्मूथ दिया है, तो ब्लॉक भी चल रहा है, वेज भी चल रहा है, और बोल रहा है दोनों सेम एक्सेलरेशन से चले। इसका मतलब क्या है, दोनों साथ चले, दोनों एक ही सिस्टम बन गए हैं। आओ इसका मतलब समझाओ। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड सवाल, ये सवाल आप हमेशा ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं आप सुनिए, अगर सब कुछ स्मूथ है तब की बात हो रही। अभी मैं मासेस ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एम। अब देखिए ब्लॉक की तरफ एक्सिलरेशन, ठीक है, ब्लॉक की तरफ एक्सिलरेशन है, पीछे की तरफ ब्लॉक इधर रखा है तो ब्लॉक की तरफ एक्सिलरेशन, इस तरीके से आप ये सिस्टम बनाइएगा। अब जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज या विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन एफबीडी बनाऊंगा स्मॉल एम का, तो मुझे mg का तो पता है, mg साइन थीटा इस तरफ, mg कॉस थीटा इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, सूडो फोर्स भी लगेगा, यस, और सूडो फोर्स लगेगा इस तरीके से। अब देखिए इंक्लाइन का एंगल थीटा दिया था तो ये एंगल थीटा था। चलिए अब सूडो फोर्स के कंपोनेंट लीजिए जरा जल्दी से। जब सूडो फोर्स के कंपोनेंट लेंगे तो नॉर्मल mg cos थीटा
एम ए साइन थीटा इधर आ जाएगा, इस तरफ एम ए कॉस थीटा और इस तरफ एम जी साइन थीटा। अब आप क्या कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज कि एम जी साइन थीटा नीचे बुला रहा है, एम ए कॉस थीटा ऊपर बुला रहा है। रेस्ट पे रखने के लिए दोनों को बैलेंस करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन हम अगर रेस्ट पे रखें तो ये देखिए आपका क्या बना, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी टेन थीटा। देखिए वही एक्सप्रेशन बन रहा है टेन थीटा ए बाई जी, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। ये कौन सी कंडीशन है? इस कंडीशन में देखिए ब्लॉक is at rest with respect to inclined plane। इस कंडीशन में ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे होगा। इसका मतलब ग्राउंड से देखने पे आपको लगेगा ब्लॉक एंड इंक्लाइन मूविंग टुगेदर, सेम एक्सेलरेशन से दोनों चल रहे हैं। ऐसा लगेगा कि ये डब्बा इस पे चिपक गया है और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक ही सिस्टम मान सकते हैं, सेम एक्सेलरेशन कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। कब? जब एक्सेलरेशन जी टेन थीटा हो और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ब्लॉक की तरफ हो। ये हमेशा याद होना चाहिए। इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? देखिए इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब देखिए ये बड़ा खास एक्सप्रेशन बनने वाला है। यहां पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर रख दूं तो देखिए एम ए और ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा को मैं लिख दे रहा हूं बेटा साइन बाय कॉस इंटू साइन प्लस एम जी कॉस। ठीक है, अब चलिए एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा एम जी अपॉन कॉस। आया बेटा समझ में? देखिए आप एम जी अपॉन कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। रेगुलर केस में एम जी कॉस थीटा होता है, यहाँ पे एम जी बाई कॉस थीटा आ गया। देख रहे हैं आप नॉर्मल रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा इस सवाल में जब ब्लॉक इसके साथ ऐसा लगे चिपक गया है, साथ में चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट में है, तब जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एम जी बाय कॉस थीटा होता है और एक्सीलरेशन होता है जी टेन थीटा। अब यहाँ पे ब्लॉक का मास क्या दे दिया था? 2m, तो ये m की जगह आ जाएगा 2m। बेसिकली मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी अपॉन कॉस थीटा, ये आपका आंसर है 2mg बाय कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा सवाल वेरी स्टैंडर्ड केस। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने मेंस में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे बहुत गलतियां करके आए थे इसमें। क्या कह रहा है? तीनों मासेस दिए हैं, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, पुली आइडियल है, आपको बोला है फोर्स अप्लाई किया है और ऐसे अप्लाई किया है कि M2 जस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं इनफैक्ट एक्सीलरेशन से जा रहा है, सॉरी बोल रहा है M2 ऊपर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। किस एक्सीलरेशन से? 2 एक्सीलरेशन से। M2 ऊपर जाने के लिए, M2 को ऊपर लेके जाने के लिए आपको बोला है फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप जिस जमीन पे बैठे हैं वही जमीन चल रही है, तो ऐसे हालातों में आप हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू जमीन या विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स हम एफबीडी बनाते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू है ना, बॉक्स में ही कैपिटल एम को कह देता हूं, हम एफबीडी बनाते हैं। चलिए तो 10 केजी का एफबीडी बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एमजी नीचे 100, नॉर्मल ऊपर और टेंशन इस तरफ। 20 केजी का एफबीडी बना लेते हैं, एमजी नीचे टेंशन ऊपर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये बॉक्स आगे जाएगा तो इस पे सूडो फोर्स दोनों पे पीछे की तरफ आएगा। सूडो फोर्स बेटा दोनों पे पीछे की तरफ आएगा। अब आप बोलोगे सूडो फोर्स कितना आएगा? मान लेते हैं बॉक्स जो है ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस पे सूडो फोर्स एम ए, इसका मास है 10 10a। इस पे सूडो फोर्स एम ए, इसका मास है 20a। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो यहां पे क्या होगा, ये ब्लॉक ना इस दीवार के टच में आ जाएगा। आइडियल डायग्राम ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स लगा तो ये चलते टाइम इसके टच में आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऐसे टच में चलेंगे, ये ब्लॉक है, ये डब्बा है, ये ऐसे लेके जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो अब ये टच में आ गए तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, इसे मैं यहाँ एन डैश कह देता हूं।
अब आपको क्या बोला है, ये सिस्टम M2 ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो M2 अगर ऊपर जाते हुए दिख रहा है A रिलेटिव से, तो M1 किधर जाएगा, देखिए M2 ऊपर जाएगा तो M1 को पीछे जाना होगा, तो ये इस तरफ जाते हुए दिखेगा A रिलेटिव से। अब फटाफट से यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, इसकी इक्वेशन 10A, इस तरफ का फोर्स बढ़ा, माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, तो 10 इंटू A रिलेटिव। इसकी इक्वेशन ऊपर टेंशन बढ़ा है माइनस 200 इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। देखिए क्या बना, 10A माइनस 200 इक्वल टू 30A रिलेटिव। A रिलेटिव क्या है, ये A रिलेटिव आपको दिया था 2, यस आपको देखो लास्ट में दिया है 2, यहां रख दीजिए, तो 10A माइनस 200 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए 60, तो यहां से देखिए 10A आ जाएगा 260, यानी A आ गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये बॉक्स का एक्सीलरेशन था। तो आपने बॉक्स का एक्सीलरेशन निकाल लिया, कितना होना चाहिए, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बचा है सवाल। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। यहां से देखिए एन डैश निकालना हो तो बॉक्स के रिस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा है, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, तो ये बैलेंस कर सकते थे और ए की वैल्यू डाल दी, तो एन डैश आ गया 26 इंटू 2 520, ये एन डैश आ गया। चलिए अगर टेंशन निकालना हो तो टेंशन भी निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के, तो टेंशन माइनस 200 इक्वल टू मास इंटू ए रिलेटिव। ए रिलेटिव कितना है 2, तो टेंशन यहां से आ गया 40 240, ये टेंशन आ गया है, ये ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल आ गया है, ब्लॉक बॉक्स के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया था और बॉक्स का एक्सीलरेशन आ गया, बहुत कुछ आ गया है, लेकिन जो पूछा है वो नहीं आया अभी तक। पूछा क्या था आपसे कि फोर्स कितना लगाना चाहिए, ये पूछा है। अब देखिए इस बॉक्स का अगर आप सिस्टम बनाओ तो एक बॉक्स पे एक पुली अटैच्ड है और ये रस्सियां इस पे थी, दोनों ब्लॉक को मैं अलग मान रहा हूं, बॉक्स पे फोकस कर रहा हूं, तो बॉक्स का एफबीडी आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ध्यान से सुनिए बच्चे क्या गलती करते हैं, बॉक्स का एफबीडी बना रहे हैं, बॉक्स पे कैपिटल एमजी नीचे, नॉर्मल ग्राउंड ऊपर, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एफ इधर। अब सुनना मेरी बात, ये जो पुली है ब्लॉक पे अटैच्ड है, तो पुली ब्लॉक का ही हिस्सा है, तो जो टेंशन पुली पे लगेंगे वही ब्लॉक पे लगा दीजिए। तो पुली पे टेंशन टी इधर, तो ब्लॉक पे टेंशन टी इधर, पुली पे टेंशन टी नीचे, तो ब्लॉक पे टेंशन टी नीचे, ध्यान रखना ही। अब यहां पे दो डब्बे थे, इन दोनों डब्बों के टच के कारण आपके लिए नॉर्मल रिएक्शन भी एक चीज सोचने वाली थी, समझ गए, दोनों डब्बों से आपको कांटेक्ट मिल रहा है, तो ऊपर से एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे आएगा, जिसे मैं इसे ए बी मान लूं, ठीक है, तो ए बी का नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे नीचे की तरफ आएगा, नॉर्मल ए बी, समझ गए बेटा, ध्यान रखना ही। और सी के साथ भी तो सी और बी का नॉर्मल आएगा, तो अब देखिए सी पे नॉर्मल हमने इधर लगाया था एन सी एन डैश, तो इस पे नॉर्मल देखिए पीछे की तरफ लगेगा एन डैश, बी एंड सी के बीच का नॉर्मल, और एक्सेलरेशन इसका इस तरफ था। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स माइनस टेंशन माइनस एन डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस इसमें वैल्यू डाल दीजिए। ये 240 था, नॉर्मल 520, यस, तो नॉर्मल यहां पे 520 लिख दिया सर ने, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है 100 है, तो ये हो गया 2600 प्लस 520 प्लस 240, जल्दी से जोड़िए जरा, 6 5 11 2 13, 3360, ये आपके फोर्स का आंसर हो गया। और भी तरीके से कर सकते थे, बट मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप पूरा सवाल करना सिखाया है, ध्यान रखिएगा ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं, ये देखिए अगला सवाल, फटाफट से देखिए, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट, एक पर्सन लिफ्ट पे है बेटा, ये रहा, इसका वजन जो शो हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस में,
या वेइंग मशीन में, वो हो रहा है 60 kg। देखिए बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस, यहां चलिए स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस ही बना देता हूं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली रस्सी है, रस्सी में एक आपने इंसान को हैंग कर दिया सोचो, और ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ का टेंशन बताता है। तो इंसान का एफबीडी बनाएंगे mg नीचे, टेंशन ऊपर, और जो मेजरमेंट होता है वो टेंशन का होता है, समझ गए। रीडिंग जो देता है वो टेंशन को g से डिवाइड करके देता है। रीडिंग का यूनिट अगर किलोग्राम्स में है तो फोर्स को ग्रेविटी से डिवाइड करके देना, अगर न्यूटन में है या केजी वेट में है तो आपको ये टेंशन देगा। चलिए आपको क्या बोला है, स्टेशनरी था तो बैलेंस करेंगे तो टेंशन mg, तो टेंशन बेसिकली 60 kg का फोर्स है, ठीक है ये है। अब क्या बोला है कि वेट बताइए जो शो होगा जब लिफ्ट नीचे जा रही है। तो बेटा आपको सिखाया था लिफ्ट नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस है, यस। तो आप देखिए यहां पे जी को बोला है 10 ले लो, तो ये कितना हो गया जल्दी से देखिए 9, 8.2 हो गया बेटा, यस। अब देखिए आपका जो नया टेंशन होगा वो होगा एम जी डैश मास इंटू 8.2, समझे बेटा। तो ये जीरो हटा दे रहे, 82 इंटू 6, 12, 6 8 जा 48, ये आएगा 492 न्यूटन। देखिए न्यूटन में ही आपसे पूछा है तो आंसर इसका हो जाएगा 492। अगर ये केजी में पूछता रीडिंग तो हम लिखते 49.2 केजीज, न्यूटन में आपको वेट पूछा है तो 492, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपका जो अपेरेंट वजन होता है वो कम हो जाता है, फ्री फॉल में अपेरेंट वजन 0 हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अब हम ये वाला आखिरी एक सवाल कर रहे हैं, ये 2021 में है और ऐसे इरोडो में भी है सवाल, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ऐसे इरोडो में भी है सवाल, तो ध्यान से सुनिएगा। आइए, आपको बोला है एक ब्लॉक स्मॉल एम स्लाइड कर रहा है वुडन वेज पे, वो वुडन वेज मूवेबल था और इस बार वुडन वेज पीछे जा रहा है, वुडन वेज पीछे जा रहा है, ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है। आपसे बोला है एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज बताइए। तो जिस जमीन पे आप बैठे हैं वो जमीन ही खिसकती जा रही है, एक्सीलरेटेड है, तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ऐसे सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है देखिए मैं आपको सिखाता हूं। ये मान लीजिए एक्सीलरेशन इससे जा रहा है, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, ब्लॉक का रेगुलर एफबीडी बना लीजिए पहले तो। ये आपका रेगुलर एफबीडी है ब्लॉक का, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन वेज के कारण आ गया, सूडो फोर्स इस तरफ आएगा एम ए, ठीक है। और आपको देखिए पता होता है कि अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाते हैं। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा आ जाएगा, समझ में आई बात। ये स्टार्टिंग है, हमेशा ऐसे करेंगे। ये ब्लॉक का एफबीडी है विथ रिस्पेक्ट टू वेज या विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। अब क्या कीजिए, सूडो फोर्स के कंपोनेंट लीजिए। देखिए आप कैसे ले रहे हैं, नॉर्मल सूडो फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, इस तरफ एम ए साइन थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा तो पहले से था, और इस तरफ एम ए कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनिए, विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा, यस। मतलब ये दोनों आप बैलेंस कीजिए, तो जब आप ये बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा आपको मिलेगा एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, ध्यान रखिएगा ये एकदम, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल गई। और इस तरफ रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए रिलेटिव एक्सीलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास, ये नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, यही पूछा है कि रिलेटिव एक्सीलरेशन बताइए, यही आपसे पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको स्मॉल ए नहीं पता है। अब देखिए क्या कीजिएगा, सुनना मेरी बात। अब हम ब्लॉक का देख लिया मोशन, वेज का एफपीडी बनाइए।
ब्लॉक पे इस तरफ नॉर्मल, तो उसका एक्शन रिएक्शन वेज पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल अभी हमने देखा वर्टिकल से थीटा बनाएगा, तो इस पे n cos थीटा नीचे और इधर का कंपोनेंट n sin थीटा होगा बेटा। यस, तो n sin थीटा इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए लिखा जाएगा, और कोई फोर्स नहीं है इसके एफबीडी में x डायरेक्शन में। n की वैल्यू मैं पीछे से ले रहा हूं, ये वाली, तो देखिए क्या मिला, स्मॉल mg cos थीटा माइनस स्मॉल a sin थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M A। सही लिखा है मैंने? यस। अब देखिए स्मॉल a एक तरफ ले आइए, तो mg cos थीटा इंटू साइन थीटा आपको मिल जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा इंटू स्मॉल a। इसको सॉल्व करके स्मॉल a निकालेंगे, स्मॉल a यहां रख के a रिलेटिव निकालेंगे। समझ गए बेटा? आ जाओ तो जल्दी से देख लें, 16 kg 8 kg 30 डिग्री, तो ये 16 kg है, ये 8 kg है और थीटा 30 डिग्री है। वैल्यू रखते फटाफट से आइए, स्मॉल mg 80 √3/2 1/2 इक्वल टू 16 प्लस 8 इंटू साइन स्क्वायर, साइन 30 1/2, तो 1/2 बेटा आपका 2 बार आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर तो 1/2 ये 4 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया, 2 से कटा 40, फिर 2 से कटा 20, तो 20√3 डिवाइडेड बाय 18, ये आपका स्मॉल ए एक्सेलरेशन आ गया। इसी की वैल्यू आप यहां पे रखिए, जी साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन 20√3 बाय 18 और कॉस थीटा √3/2 10/2 5 प्लस यहां पे देखिए ये 2 से कटा 10, फिर ये 9 5 5 3 जा 15/9, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 45 प्लस 15 60/9, ये आपका आंसर है। तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन ब्लॉक का आंसर आ गया 60/9। इसे आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो 20/3, और इसके टर्म में आप लिख सकते थे 2g/3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया, पहले विद रिस्पेक्ट टू वेज आपने ब्लॉक के एफबीडी बनाया, नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकाला, फिर आपने ब्लॉक का ग्राउंड से एफबीडी बना के स्मॉल ए निकाला, और इस तरीके से पूरी वर्किंग करी। अब आते हैं स्प्रिंग पे, फटाफट से बात कर लेते हैं। स्प्रिंग का फोर्स है -kx। स्प्रिंग की चाहत क्या है आप समझ लीजिए, स्प्रिंग चाहता है आप अपनी नेचुरल लेंथ पे रहे। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना चाहती है। नेचुरल लेंथ पे रहने के लिए स्प्रिंग क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ पे रहना चाहती है, ये स्प्रिंग के फोर्स का नेचर है। आइए, स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है जो इस तरीके से लगता है कि ये हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ को रीस्टोर करे, इसीलिए इसे रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है k इंटू एक्स। एक्स क्या है, नेट एक्सटेंशन, नेट इलोंगेशन या नेट कंप्रेशन। इसे आप फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ भी लिख सकते हैं मॉड लगा के, और नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है अपोजिट टू एक्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप ध्यान रखिए, हम जनरली स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाएंगे, डायरेक्शन हम एफबीडी में खुद से बता देंगे, k इंटू एक्स। सवाल करते जाते हैं फटाफट। चलिए, आगे बढ़ने से पहले x की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बच्चे x गड़बड़ कर देते हैं, सुनना मेरी बात। अगर ये कंप्रेस कर रहा है इंसान, A मान लेते हैं इसे B मान लेते हैं। अगर A इंसान कंप्रेस कर रहा है 2 मीटर से और B इंसान कंप्रेस कर रहा है 3 मीटर से, तो x बताइए जरा। इस केस में नेट x हो जाएगा 5 और 5 कंप्रेशन में। आई बेटा बात समझ में, नेट फोर्स हो जाएगा 5 कंप्रेशन में। देखिए इधर से कंप्रेशन, इधर से भी कंप्रेशन, तो टोटल कंप्रेशन, दोनों का इफेक्ट कंप्रेशन का है,
तो टोटल इफेक्ट एक्स का 5 आ जाएगा। अब जब आप फोर्स ऑफ स्प्रिंग बात कर रहे होगे ना, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगेगा आपका k इंटू एक्स नेट, और एक्स नेट आ जाएगा 5। तो इस पे k इंटू 5 दोनों पे फोर्स लगेगा। स्प्रिंग मासलेस होती है, स्प्रिंग पे नेट फोर्स दोनों तरफ सेम होता है, पूरी स्प्रिंग में नेट फोर्स सेम होता है। आइडियल स्प्रिंग में टेंशन या फिर स्प्रिंग फोर्स पूरी स्प्रिंग में सेम होता है। अब इसी को अगर मैं ये डायरेक्शन बदल देता तो चलिए अगला डायग्राम बना देते हैं। अगर मैं इसी में अगले केस में इसका डायरेक्शन 2 मीटर इधर कर देता और इसका 3 मीटर इधर कर देता, अब बताइए x क्या होगा। तो देखिए ये कंप्रेशन है और वो इलोंगेशन है, तो x नेट क्या हो गया, 3 बड़ा है ना, 3 - 2 होगा अब 1 मीटर, और 1 मीटर का यहां पे कंप्रेशन है, ध्यान रखिएगा। और फोर्स यहां पे हो जाएगा k इंटू एक्स नेट यहां पे हो जाएगा 1। तो ध्यान रखना है, x बड़ा ध्यान से निकालना है। और एक और तरीका बताता हूं, चलो इसमें भी बच्चे बहुत घबराते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपका एक रिंग है जो हॉरिजॉन्टली चल सकती थी, आपने स्प्रिंग से रिंग को अटैच करके इसे खींच दिया, ये स्प्रिंग की लेंथ आ गई 5 मीटर और नेचुरल लेंथ दी है आपको 3 मीटर, ठीक है। अब बताइए जरा x क्या होगा। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को ही x ले लेते। अरे नहीं, x अभी सिखाया ना, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ये आएगा 2 मीटर। और इस केस में एफबीडी कैसा बनाओगे रिंग पे, तो आप देखिए स्प्रिंग क्या है, इलोंगेटेड है, तो वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगी, तो अलोंग द स्प्रिंग का फोर्स ये लगेगा और फिर इसका थीटा एंगल मान के कंपोनेंट लेके हम ये सवाल कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्स आना चाहिए, गलती मत करना। एक्स है नेट इलोंगेशन या नेट कंप्रेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से कुछ सवाल जवाब हो जाए। सबसे पहले तो स्प्रिंग सीरीज में और पैरेलल में कैसे के इक्विवेलेंट निकालते हैं। पैरेलल में यहाँ पे के इक्विवेलेंट में एडिशन हो जाता है, जितनी स्प्रिंग पैरेलल में सबको पैरेलल में ऐड करके एक सिंगल स्प्रिंग मान लो। और सीरीज में ये वाला फॉर्मेट लगता है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज पैरेलल में उल्टे होते हैं। चलिए फिर आगे, अब देखिए जब आप स्प्रिंग कट कर देते हैं, स्प्रिंग की साइज छोटी हो गई, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ छोटी कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा। और वर्किंग फॉर्मूला ये है, k इंटू नेचुरल लेंथ इज कांस्टेंट। इस पे सवाल आए हैं, आप देखिए, उसको कराना सिखाऊंगा मैं। और स्प्रिंग को जब इलोंगेट करो या फिर स्प्रिंग को जब कंप्रेस करो, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ k x स्क्वायर। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, x है नेट इलोंगेशन या नेट कंप्रेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से देखिए। यहां पे देखिए ये तीनों सीरीज में है, तो k इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k 3/k, रेसिप्रोकल लेना ना भूलिए। तो यहाँ k इक्विवेलेंट हो जाएगा k/3। यहां पे आ जाइए, तीनों पैरेलल हैं, तो k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k प्लस k प्लस k 3k। तो इन तीनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग हम मान लेंगे जिसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा 3k। यहां पे पैरेलल, फिर जो आएगा इसके साथ सीरीज, यहां पे ये दोनों सीरीज, फिर जो आएगा इसके साथ पैरेलल। तो जैसे रेजिस्टेंस में करा करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा मजेदार आता था, यहाँ पे भी वही करना है। ये आपको होमवर्क है, ये होमवर्क का केस 1 और ये होमवर्क का केस 2। ये पूरा सॉल्व करके कमेंट करके मेरे को आंसर बताना। आगे चलते हैं, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम आपसे पूछा है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, आओ मैं समझा दूं फटाफट से। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये स्प्रिंग में मान लेते हैं इलोंगेशन x आया, तो स्प्रिंग का फोर्स क्या हो गया, kx। अब स्प्रिंग एक रस्सी से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग में बेसिकली जो टेंशन है वो kx है।
जो स्प्रिंग का फोर्स है वो kx है, यही फोर्स वो इस रस्सी पे लगाएगी तो रस्सी का टेंशन भी वही होगा जो kx। स्प्रिंग जब रस्सी से डायरेक्ट कनेक्ट हो तो स्प्रिंग का फोर्स ही इस रस्सी का टेंशन कहलाएगा। अब ये टेंशन डब्बे पे लग रहा है, डब्बे का एफबीडी क्या है, mg नीचे टेंशन ऊपर, टेंशन तो स्प्रिंग से कनेक्टेड है डायरेक्ट तो वो kx ही होगा, तो टेंशन बराबर mg, kx बराबर mg, तो x आ गया mg बाय k। सिंपल, आई बात समझ में? यहां पे आ जाते हैं। अब देखिए यहां पे kx है, ठीक है, और ये टेंशन है ना, ये रस्सी में जो टेंशन है, ये रस्सी पूरी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इधर जो टेंशन है वो kx ही तो हो गया। यस, अब देखिए इधर kx इधर kx, तो यहां पे क्या होता है आपको याद है, पुली में याद है ये t t और इधर 2t। यस, तो kx kx इधर आ जाएगा 2kx, तो ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2kx, नीचे हो जाएगा mg, बराबर करेंगे और आप देखिए इलोंगेशन स्प्रिंग का एट इक्विलिब्रियम आ गया mg बाय 2k। यस, ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, जैसे ये सवाल है, अब ये kx है बेटा, तो ये याद है tt 2t। यस, तो 2t kx के बराबर है, तो यहां पे अगर आप देखो ये kx है तो इधर आधा आधा हो जाएगा kx बाई 2 kx बाई 2, तो ब्लॉक के एफबीडी में kx बाई 2 ऊपर mg नीचे, बैलेंस कर दीजिए, kx बाई 2 इक्वल टू mg, x आ जाएगा 2mg बाई k। आई बेटा बात समझ में? आइए आगे अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, यहां पे देखिए सवाल, ये सवाल कह रहा है 10 केजी 20 केजी सब कुछ स्मूथ, उसमें यहाँ पे ब्लॉक थे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड, यहां से फोर्स लगाए 200। आपसे पूछ रहा है एट दिस इंस्टेंट 10 केजी मास का एक्सीलरेशन है 12 टुवर्ड्स राइट, तो एक्सीलरेशन ऑफ 20 केजी बताइए। अब सुनना, यहां पे मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, अगर ये दो ब्लॉक है इस तरीके से है, अगर आपको बोले स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो आप बताइए दोनों पे फोर्स कैसा लगाएंगे, स्प्रिंग फोर्स। और अगर आपको बोले स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो दोनों पे फोर्स कैसा लगाएंगे बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आओ देखो मैं बताऊं, तो स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो वापस नेचुरल की तरफ आना चाहेगी, तो दोनों पे अलोंग द स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जैसे टेंशन लगता था ना वैसे ही स्प्रिंग फोर्स यहां पे लगेगा। आई बात समझ में? अब पहले से स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो खुलना चाहेगी, वो वापस नेचुरल पे आना चाहेगी, तो यहां पे आप पे जो फोर्स आएगा स्प्रिंग का वो इस तरफ से डायरेक्टेड होगा। आई बात समझ में? अब यहां पे ये तो पता नहीं है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है, तो कोई बात नहीं, एफबीडी बनाते, तो 10 केजी का एफबीडी बनाते। 10 केजी पे बोला एक्सीलरेशन राइट में है तो फोर्स राइट में होना चाहिए इस तरीके से, तो 20 केजी का एफबीडी बनाते हैं। अब आपको सोचना था कि 10 केजी पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, यानी स्प्रिंग के अलोंग लग रहा है, मतलब स्प्रिंग इलोंगेटेड है, यानी ये वाला केस है, तो दोनों पे स्प्रिंग की तरफ इस तरीके से स्प्रिंग का फोर्स होगा और ये आपका एफबीडी होगा। दैट्स इट बच्चों, ये आपको बस डायरेक्शन देखना था और इक्वेशन लिखनी थी। इसके लिए लिखेंगे क्या, F इक्वल टू एम ए दिया है तो के एक्स क्या आ गया 120। दैट्स इट, यहाँ पे इसको ए डैश मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे दोनों पे। 200 माइनस के एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, के एक्स जो आया उसे रख दिया 80 इक्वल टू 20 ए डैश आ गया 4 राइट पे। देखो रस्सी से नहीं कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग छोटी बड़ी हो जाती है ना साइज, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन अलग, ए डैश आ गया 4 राइट की तरफ, ये आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अब देखिए आपको एक सवाल यहाँ पे दिया है, ये सवाल क्या है, एक स्प्रिंग है जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ एल पे थी और फोर्स कांस्टेंट के था। इस स्प्रिंग को आपने दो हिस्सों में काट दिया, एक हिस्से की लेंथ L1, एक हिस्से की लेंथ L2। L1 और L2 का रिश्ता दिया था
पूछा है K1 और K2 का रिश्ता बताओ। ये अभी हमने सिखाया, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, K इंटू एल को आप कांस्टेंट रखिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले का KL, K1 L1, K2 L2, दैट्स इट बच्चों, खत्म। अब इन दोनों को बराबर कीजिए तो K1 आ जाएगा, देखिए KL बाय L1, इन दोनों को बराबर कीजिए तो K2 देखिए क्या आ जाएगा, KL बाय L2। यस बेटा, सही लिखा है। अब क्या पूछा है, K1 बाय K2 बता दीजिए। तो आइए बता देते हैं, K1 बाय K2 ये हो गया KL बाय L1, KL बाय L2, ये बेसिकली आपसे L2 बाय L1 का रेशो पूछ रहा है। K1 बाय K2 बेसिकली हो गया L2 बाय L1, और देखिए यहां से L2 बाय L1 क्या होगा, ये देखिए L1 बाय L2 n था, तो L2 बाय L1 1 बाय n होगा, यानी ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। अब देखिए आगे चल रहे हैं, कटिंग वाले सवाल कर रहे हैं, रस्सी काट दी। ये वाले सवाल का आप कंसेप्ट समझना। इस सवाल पे अभी एक दो बहुत अच्छे सवाल देखो मैं कराने वाला हूं, सुनना मेरी बात। कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियली इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इनिशियली इक्विलिब्रियम है बेटा, और इनिशियल इक्विलिब्रियम में फाइंड स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन, ठीक है, ये आपको दिया है ना। फिर सुनना मेरी बात, व्हेन एनी स्ट्रिंग इज कट, या फिर कोई चेंज आता है, ठीक है, या फिर एनी अदर चेंज, ठीक है, कोई सडनली चेंज लेके आए आप, कोई सडनली फोर्स लगा दिया, कुछ भी आप एनी चेंज लेके आए, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स चेंजेस ग्रेजुअली। तो जिस इंस्टेंट पे आपने चेंज लाया है उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलेगा। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, kx। जैसे आपने कुछ कट किया तो स्प्रिंग जब चलेगी तो फिर उसका x बदलेगा, स्प्रिंग के चलने को समय लगेगा। तो जब आपने कट किया है उस वक्त पे स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उस वक्त स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग का फोर्स थोड़ी देर बाद धीरे धीरे चेंज होगा, ग्रेजुअली। लेकिन जो टेंशन है इट कैन चेंज सडनली, इट कैन चेंज सडनली, इट कैन चेंज सडनली। आया बेटा बात समझ में, इट कैन चेंज सडनली, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं यहां पे, इस सवाल को करते हैं। पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो mg kx और इसका mg, स्प्रिंग इलोंगेटेड थी तो ऐसे फोर्स लगाएगी, और kx भी इधर, यस, और टेंशन इधर, ये इसका एफबीटी। बैलेंस करेंगे तो यहां पे देखिए kx mg के बराबर, और ये टेंशन mg प्लस kx वो हो गया 2mg के बराबर। ये शुरुआत थी, रेस्ट पे था। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। सुनना मेरी बात, ये रस्सी काट दी, ये रस्सी काट दी तो मैं ये हटा देता हूं। ये रस्सी आपने जैसे ही काटी, नया एफबीटी क्या हुआ, आफ्टर कट, आफ्टर कट, सुनना मेरी बात, ए का एफबीटी क्या हुआ, mg नीचे kx नीचे, बी का एफबीटी mg नीचे kx ऊपर। अब kx की वैल्यू क्या लोगे, टेंशन तो अचानक से जीरो हो गया, kx की वैल्यू क्या लोगे, kx की वैल्यू हम लेंगे वही जो पहले थी। पहले कितनी थी, स्मॉल mg, अभी भी वही है। तो देखिए स्मॉल mg बैलेंस है, तो नेट फोर्स b पे जीरो है, तो एक्सीलरेशन ऑफ b जीरो है। a पे बात करते हैं, इस पे देखिए नेट फोर्स क्या हो गया a पे, mg प्लस kx, और kx कितना हो गया, mg यहां रख दो तो 2mg, तो एक्सीलरेशन ऑफ a हो गया 2g डाउनवर्ड्स। समझे बेटा, यस। तो जस्ट आफ्टर कट की बात है, थोड़ी देर बाद फिर स्प्रिंग फोर्स बदल जाएगा तो सब बदल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ ए 2g डाउनवर्ड्स और एक्सीलरेशन ऑफ बी 0। इसका आंसर है ए और डी।
आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप देखिए, ये देखिए 2006 में आया था सवाल। इस सवाल में ये वाली रस्सी काटी है, सेटअप बदल दिया। सबसे पहले इनिशियल सेटअप आप जरूर बनाना, इनिशियल आप स्प्रिंग फोर्स जरूर निकालना। देखिए ये आपका एफबीडी था, तो इसका एफबीडी mg नीचे, टेंशन ऊपर, तो यहां से बैलेंस करके टेंशन mg आ गया। 2 mg की बात करेंगे तो 2 mg नीचे, टेंशन नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर। बैलेंस करिए चलिए जल्दी से। kx हो गया टेंशन प्लस 2 mg, टेंशन की वैल्यू यहां रखिए तो kx आ गया 3 mg। ये आपके हालात थे पहले। अब आफ्टर कट नया डायग्राम, जस्ट आफ्टर कट लिखना चाहिए। सही बात तो है, जस्ट आफ्टर कट लिखना चाहिए। पीछे भी मैं लिख देता हूं, ये ना जस्ट आफ्टर कट लिखना चाहिए। थोड़ी देर बाद तो क्या होगा, बदल जाएगी चीजें, इसलिए जस्ट उसी इंस्टेंट पे, जस्ट आफ्टर कट नया डायग्राम क्या हुआ, ये 2m ऐसा हो गया और स्मॉल m हवा में आ गया। तो स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m पे तो एक ही फोर्स होगा mg, तो इसका एक्सीलरेशन होगा g डाउनवर्ड्स। अब बात करते हैं 2m की, ठीक है। तो 2m का fbd, इसमें 2mg नीचे और kx ऊपर, ठीक है। अब kx कितना था जो पहले था बिफोर कट, 3mg, तो इस पे 3mg ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी और मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते टाइम 2m जरूर लिखिएगा। फिर ये हो गया 3mg माइनस 2mg, ये कितना हो गया देखिए mg, और इसका एक्सीलरेशन देखिए आ गया g/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 2m का एक्सीलरेशन g/2 अपवर्ड्स और m का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड्स। आई बेटा बात समझ में? तो बहुत केयरफुल रह के ये सवाल करना था, वेरी ट्रिकी सवाल। इसी पे बेस देखिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल लेके आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल में बहुत बच्चे गड़बड़ी करने वाले हैं। आप कमेंट बताना कि ये आपने कर लिया मेरे बिना सॉल्यूशन बताए। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग आफ्टर शोन स्ट्रिंग इज कट, इनिशियली ऑल वर इन इक्विलिब्रियम। ये रस्सी कट कर दी, 4-5-6 केजी ब्लॉक के मास दिए। इसमें आप क्या कीजिए, इनिशियल डायग्राम पहले बनाइए। इनिशियल डायग्राम पहले बना के इनिशियल स्प्रिंग का फोर्स निकाल लीजिए। एम आई राइट? सही बनाया मैंने? एक बार चेक करना। 4-5-6 देखिए तो जरा, 4-5-6, यस ये सही है। तो अब 4 kg का एफबीडी फटाफट से, तो mg नीचे, kx ऊपर, तो बैलेंस करिए, kx आ गया 40। 5 kg का एफबीडी, mg नीचे, kx नीचे, टेंशन 1 ऊपर, kx कितना बेटा 40, 50 और 40 90, टेंशन 1 आ जाएगा 90। 6 kg का एफबीडी, mg नीचे, टेंशन 2 नीचे, यस, और टेंशन 1 ऊपर। टेंशन 1 90 बेटा, तो 90 60 ये हो जाएगा 30, टेंशन 2 आ जाएगा 30, तो 30 प्लस 60 90 इसके बराबर हो जाएगा। यहां पे टेंशन 1 मान लेते हैं, यहां पे टेंशन 2 मान लेते हैं। अब क्या किया है, अचानक से टेंशन 2 को कट कर दिया, तो नया डायग्राम क्या होगा देखिए। नया डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे इस तरीके से नया डायग्राम होगा, ठीक है। सही बनाए? यस। अब 4 kg का पहले एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। इस पे mg नीचे और kx ऊपर। जस्ट आफ्टर कट kx की वैल्यू क्या होगी, वही जो पहले थी, पहले 40 थी, अभी भी 40। देखिए ये कितना था, 40, नेट फोर्स इनका 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg 0 हो गया। तो जस्ट आफ्टर कट 4 kg कहीं नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं 5 kg और 6 kg की। आ जाओ। 5 का एफबीडी 50 नीचे, kx नीचे, टेंशन 1 ऊपर। 6 का एफबीडी
के एक्स नीचे, टेंशन 1 ऊपर। काफी बच्चों ने ये गलती करी थी कि टेंशन 1 जो आया था वही लेके दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग बता दिए थे। ब्लंडर मिस्टेक। यहां पे देखिए क्या करना था, सुनिए। हम टेंशन तुरंत बदल जाएगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा, ये कंसेप्ट है। तो टेंशन तो तुरंत बदल गया ना भाई, अब पता नहीं। ये देखो 50 और 40 90, इसे मैं अगर मानू एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो क्योंकि ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। 5 नीचे तो 6 ऊपर जाएगा, और ये आपका इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तो देखिए 50 40 90 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए T1 माइनस 60 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐड कर दीजिए 90 माइनस 60 30 इक्वल टू 11A। एक्सेलरेशन आ गया 30/11, और यहां पे वैल्यू डाल दीजिए। टेंशन देखी है 60, इसमें डाल दीजिए 60 प्लस 6A। ए की वैल्यू डाल दीजिए 30, 30 इंटू 6 180। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 660 प्लस 180 अपॉन 11। कितना हो जाएगा बेटा, ये जल्दी से फटाफट से करो। 840/11 न्यूटन ये आपका टेंशन आ गया, और 30/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। आई बेटा बात समझ में? इस तरीके से करना था ये सवाल। तो ये था हमारी क्लास का आखिरी सवाल। इसे आप जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा सेशन, क्या क्या सीखे, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बताइए अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। बाय बाय, टेक केयर।